बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलो फरीद रईस के साथ। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली के अंदर अदालती इस्लाहात से मुताल्लिक बिल पेश किया गया जिसे भारी अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की जो प्रोसीडिंग थी वो ये कि स्पीकर नेशनल असम्बली की जानिब से ये जो बिल था कायमा कमेटी, इसको भेजा गया। इस पर अक्सरियती राय ये थी कि इस पर डिबेट होना चाहिए और आज ये बिल मंजूर हो और उसके बाद भारी अक्सरियत से यह कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कहते हैं कि अदालती इस्लाहात बिल जो है चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश है। वो मजीद क्या कहते हैं, पहले आपको ये दिखाते हैं। अदलिया को आज़ाद और मजबूत भी देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। ये बात कही जा रही है इमरान खान साहब की जानिब से कि जनाब ये अदलिया को आज़ाद नहीं देखना चाहते, ये दबाव डालने के ऊपर उसके ऊपर बातचीत की जा रही है। लेकिन जहां ये सारे मामलात हैं, वो तमाम तर चीज़ें जो पार्लियामान बैठ के डिस्कस करे, बातचीत करे, ये सारा मामला शुरू उस वक्त हुआ जब पंजाब खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील हुई कि निगरां हुकूमतें बनी। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख का मामला आया और उसके बाद तारीख के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन, गवर्नर्स, इन सारे मामलात को लेते हुए ये सारा मामला जो चल रहा है, जो सुमोटो हुआ और उस सुमोटो के ऊपर जो जजेस के जो डिसेंटिंग जो नोट्स हैं वो आए और जो अब जो समाअत हो रही है इन इंतखाबी तारीख को 8 अक्टूबर को ले जाने के हवाले से, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तो शनीद हो रही है। अदालती जो प्रोसीजर है वो इस वक्त चल रहा है। मामला जो है वो इस वक्त दोनों तरफ, चाहे वो PDM हो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन इस सारे मामले के अंदर एक जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वो बढ़ता चला जा रहा है। माशी अदम इस्तेहकाम वो ज़्यादा बढ़ रहा है और ऐसी सूरत हाल के अंदर बातचीत की का मशवरा या बातचीत की सदाएं भी बाज़गश्त कर रही हैं कि जनाब सबको मिलकर बैठना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मामले में क्या कहते हैं, ये आपको दिखाते हैं। बातचीत जो है सिर्फ बातचीत करने के लिए जो है नहीं होनी चाहिए। अगर हमने इस दलदल से निकलना है, तमाम स्टेक होल्डर्स जो पावर स्ट्रक्चर के हैं, पावर स्ट्रक्चर के जो कंपोनेंट्स हैं, उन सबको मिल बैठना। पावर सेक्टर के तमाम कंपोनेंट्स को मिल बैठना होगा। बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होनी चाहिए। इन सारे मामलात के ऊपर मजमूई तौर के ऊपर जो हेयरिंग और उसके साथ साथ जो सियासी जो पॉलिटिकल इस वक्त जो वो हीट इस वक्त बढ़ती जा रही है, इन सब पर बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है गौर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। वकील इमरान खान साहब हैं और साथ साथ हमारे साथ माहिर कानून यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर तज्जियाकार हैदर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गौर खान साहब, आपसे आगाज करता हूँ। सर, ये जो तरमीम आई है, इस्लाहात आई है, अगर पार्लियामान कानून साजी कर रही है, कैसे ये दबाव डालने की कोशिश है? देखिए, मैं समझता हूँ दबाव डालने की तो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरन एक ही दिन में ये कोशिश कर रहे हैं, पर मेरे यकीन है कि अदलिया पे कोई दबाव नहीं डाल सकता। अलबत्ता ये जो हुकूमत कर रही है, मैं समझता हूँ ये एक रॉन्ग डायरेक्शन में एक स्टेप हुकूमत ने उठाई है। कोई भी का अगर इस्लाहात लाने ज़रूर चाहिए, इस्लाहात होने चाहिए। हमारे रूल्स जो बने थे वो 56 के बने सुप्रीम कोर्ट के, फिर 1980 में बन गए, उसके बाद कोई नहीं हुए, तो इस्लाहात ज़रूर होने चाहिए। लेकिन इस्लाहात ये कहाँ लेके आ रहे हैं? इस्लाहात ये सिर्फ लेके आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 184, और आर्टिकल 184 सिर्फ इस बात का नहीं है कि उस पर आप सोमोटो ले ले और आप चीफ जस्टिस को कहो कि आपके साथ 2 और जजेस होंगे। देखिए, आर्टिकल 184 में सारे लोग पिटीशन ही भी लेके आते, और अगर एक पिटीशन आ जाए तो मुझे तो ये समझ से बाला तर है कि एक पिटीशन की इंटरटेन होने से पहले, उसको नंबर अलाट होने से पहले क्यों कर 3 जज ये फैसला करे कि क्या ये आर्टिकल 184 का केस बनता है कि नहीं। अगर चीफ जस्टिस, ये अगर रजिस्ट्रार इंस्टीट्यूशन ऑफिस आपकी पिटीशन को अगर बज़ाहिर लगता हो कि फंडामेंटल राइट से और पब्लिक एट लार्ज का इशू है, वो इंटरटेन करके कोर्ट के सामने रख ले, फिर जज साहिबान पे मुनसर है वो इसको एक्सेप्ट करे, डिसमिस कर दे, बजाय इसके कि आप प्री ट्रायल। लेकिन सर, जजेस का इख्तलाफी नोट भी तो है ना उसके अंदर, वो तो उनका राइट है। इख्तलाफी नोट है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तान में एक स्ट्रक्चर तो डेवलप्ड हुआ है। जजेस से ये तवक्को नहीं है कि जजेस के पास लोग तो अपने ग्रीवेंसेस लेके जाते हैं और चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि जजेस जो है वो रिजॉल्व करेंगे, बजाय इसके कि जजेस के अपने डिस्प्यूट लोगों के सामने आ जाए। वो नहीं
नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि जी चीफ जस्टिस को, लेकिन इसके एक कंसेप्ट है, अगर उसमें चेंजेस भी होने चाहिए, वो पार्लियामान को नहीं इस्तिस्का कि वो इसके लिए लॉ बना ले, वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद मिल बैठ करके अपने रूल्स में करने, और रूल्स के जो फॉर्मेशन की बॉडी है और जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वो फुल सुप्रीम कोर्ट है। लास्ट टाइम जो है नहीं, आप कह रहे हैं पार्लियामान नहीं कर सकता। मैं ये कहता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स है उसमें अमेंडमेंट करना पार्लियामान का काम नहीं है। आईन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट आपने रूल्स आप बना ले, सुप्रीम कोर्ट आपने रूल्स आप बनाए सब्जेक्ट टू लॉ इन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामान अगर चाहे बाज इश्यूज पे तो वो लॉ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे उस रूल्स में चेंजेस की ज़रूरत ज़रूर है, भाई ये सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले, जिस तरह आसिफ सईद कोसा साहब ने अपने दौर में एक अटेम्प्ट राइट। यासिर आज़ाद साहब, सर आपका टेक क्या है इसके ऊपर? जिस तरह से गौर साहब कह रहे हैं कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ के अंदर कर ले, तो ये ओवरऑल जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो हेयरिंग्स हो रही हैं सो मोटो के ऊपर, ये जो इस्लाहाती बिल लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखें, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के रूल्स अमेंड करने का ताल्लुक है, 1980 से लेकर आज दिन तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं की। और पाकिस्तान बार काउंसिल के जो रूल्स हैं, जो जुडिशल कमीशन के हवाले से हैं, मैं उसका मेंबर भी रहा हूँ, 10-12 साल से हमारे रूल्स पेंडिंग हैं, उसको वो अमेंड करने के लिए तैयार नहीं है। अब जो सूरत हाल ये है कि जिस तरह ये बात कर रहे हैं, मैं इंतहाई एहतराम के साथ ये बात कहूँगा कि मैं वो वाहिद आदमी हूँ जो शुरू से मेरा डिमांड ये था कि आइन के आर्टिकल 184(3) में प्रॉपर सूटेबली अमेंडमेंट होनी चाहिए। ठीक। माजी में जिस तरह 184 का इस्तेमाल किया गया, उससे कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता कि इसका मिसयूज़ किया गया। आप अपने पड़ोसी मुल्क की मैं मिसाल देता हूँ। 2012 में जब मैं सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट था, मैं इंडिया गया, तो वहाँ जाके चीफ जस्टिस इंडिया से जब मैं मिला, उनसे मैंने बात की कि आपके यहाँ सो मोटो एक्शन का तरीक़ाकार क्या है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब कोई पिटिशन आती है तो पूरा सुप्रीम कोर्ट इंडिया का बैठता है, वो उस पिटिशन को बाकायदा केयरफुली चेक करता है, चेक करने के बाद हम बंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर कोर्ट में ले जाते हैं, और फिर जाके कोर्ट में लगती है। चीफ जस्टिस इंडिया खुद जो है ना सो मोटो मामला में पावर नहीं रखता। ठीक है, हम लकीर के फ़कीर हैं, और 184 के तहत हम जो कानून साजी है उसको भी अपने मतलब के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। जो आदमी के हैं किसी से पॉलिटिकल कोई एफिलेशन है, वो जो उनका लीडर कह देता है वो उसके मुताबिक एक किस्म की इंटरप्रिटेशन करते हैं, वो उनका लीगल राइट है, उनको करना भी चाहिए। लेकिन सर ये मौजूदा कानून साजी जो हुई है, क्या जो इमरान खान साहब फरमाते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या चीफ जस्टिस के ऊपर दबाव डालने के मुतरादिफ है? आप समझते हैं कि क्या ये दबाव डाला जा रहा है? सर मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। पाकिस्तान बार काउंसिल जो हमारी एपेक्स बॉडी है, शुरू से हमारा डिमांड यह था कि 184 के अंदर तब्दीली लाया जाए। आपने 184(3) के तहत पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन को लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया, नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया। तो आप ये बता दें कि 184(3) में जब आपने ये इख्तियारात इस्तेमाल किए कि 2 आदमियों को या 3 आदमियों के लिए लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, तो फिर उनको राइट ऑफ अपील जब नहीं देते, तो आइन का आर्टिकल जो 10A आया है जो फेयर ट्रायल का डिमांड करता है, फिर वो कहाँ जाता है? तो इसमें कौन सी अमेंडमेंट में खराबी है? उसमें राइट यही दिया गया कि 184(3) के तहत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर सो मोटो एक्शन लेने चाहे तो चीफ जस्टिस और सीनियर 2 जज बैठ के आपस में करें और वो ये देखें कि ये सो मोटो एक्शन बनता है या नहीं बनता। ये कलेक्टिव डिसीजन की तरफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और 184(3) के तहत जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ या जिस तरह जजेस के दरमियान डिफरेंसेस सामने आए, और कल 2 जज साहिबान जिन्होंने डिटेल से जजमेंट दिया, क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मामला पार्लियामेंट में जाना चाहिए, पार्लियामेंट को तय करना चाहिए इन मामलात को? ठीक है, अगर उन दोनों जजेस का जो ओपिनियन है, उनके ओपिनियन को या उनकी फैक्ट फाइंडिंग को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। मेरा तो ये कहना है कि वकला बरादरी का शुरू से ये डिमांड था
कि 184(3) के अंदर अमेंडमेंट होनी चाहिए और उस अमेंडमेंट में राइट ऑफ अपील लोगों को मिलना चाहिए, ठीक। क्योंकि जिस कानून के अंदर राइट ऑफ अपील है, सुप्रीम कोर्ट चूंकि फाइनल कोर्ट है, और फाइनल कोर्ट में जब कोई फैसला हो गया और आप उसको आदमी को राइट ऑफ अपील नहीं हो देंगे, तो वो एग्रीव्ड पर्सन जो है वो कौन सी अदालत में जाएगा अपने इंसाफ के असूल राइट के हो लिए? गया, ठीक हो गया सर। तो आपका मैं ये केस समझता हूं कि आपका पार्लियामेंट ने ये जो अमेंडमेंट किया है, हाँ, ठीक है, आप समझते हैं कि ये अमेंडमेंट जो है वो दुरुस्त है। हैदर वहीद साहब, सर आपका तज्जिया इस चीज के ऊपर क्या है? यानी मामला शुरू हुआ पंजाब केपीके असेंबली की डिसॉल्व होने, उसके बाद निगरां हुकूमत, उसके बाद तारीख, 90 डेज में इलेक्शन कमीशन, गवर्नर, सुमोटो, कहां जाके मामला रुकेगा हैदर साहब? देखिए, आइडियली तो ये बेहतर होता कि इन कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस में ये कानून साजी ना होती और अदलिया को भी एतमाद में लिया जाता, उनकी इनपुट भी ली जाती। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये कानून साजी पार्लियामान का ना सिर्फ हक है बल्कि ये कानून साजी बहुत सही हुई है। इन सब्सटेंस जो है, जो ये शिकें हैं, ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब वो जिस सर्कमस्टांसेस में ये हो रहा है, तो जाहिर है कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस की अगर अभी पावर्स आप कर्टेल कर रहे हैं बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, सुमोटो के हवाले से, तो वो आप इसलिए कर रहे हैं कि वो एक केस ऐसा आपका सुन रहे हैं, आइंदा सुनेंगे, तो इसके हवाले से आप उन पर दबाव डालना चाह रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से अगर हम इस लॉ को देखें तो मेरे ख्याल से बहुत मुफीद है और बेहतर है जुडिशल सिस्टम के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए, और मेरे ख्याल से बहुत पहले हो जाना चाहिए था। बट हमारी एक नेशनल साइकी है कि जब तक हादसों के हम मुंतजर रहते हैं, कि जब तक जो है वो मुंह पे ना आ जाए, मतलब पानी ऊपर से ना गुजर जाए, तो हम कुछ करते नहीं हैं। तो बहरहाल ये देर आया लेकिन दुरुस्त आया। मेरे ख्याल से कानून साजी ये ठीक है। अगर इसमें कोई ट्वीकिंग होगी भी तो हो जाएगी, बट जो बुनियादी बात है इसमें कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन और सुमोटो के हवाले से ये इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का ना हो बल्कि टॉप 3 जजेस का हो, सीनियर मोस्ट टॉप 3 जजेस का हो, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई कबाहत नहीं, बल्कि वो बेहतर है जुडिशल सिस्टम के। लेकिन सर ये जो डिवीजन की बात आ रही है, जो डिवीजन की बात आ रही है, जो तकसीम की बात आ रही है इस सारे मामले के अंदर, जो आला अदलिया के जजेस के दरमियान है, ये बात बार बार सामने भी आ रही है, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से भी आ रही है कि जनाब ये मामला हमारे चेंबर्स का है, वहीं तक रहने दें, लेकिन चूंकि सरफेस तो हो गई है, तो ये कितनी हमारे लिए, यानी कि कितना अफेक्ट करेगी ये तकसीम? देखिए, ये तो बात ठीक है कि चेंबर में जो बात होती है वो चेंबर तक रहे, वो तो मैं मान सकता हूँ। और ये कि उनका अंदरूनी मामला इस हद तक ये है कि जो बातें ऑर्डर में ना हो, लेकिन जब जो बात ऑर्डर में आ जाए, यानी 4 जजेस एक बात कहें, 3 एक बात कहें, और वो अलग बात है कि अब इसको 9 जजों ने जो एक ऑर्डर साइन किया था, तो उसके बाद ये बेंच 5 रुकनी चीफ जस्टिस को करने का इख्तियार था, उन्होंने कर दी, नहीं कर दी, जो कुछ भी है वो एक अलग बात है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर एक ऑर्डर का हिस्सा जब एक चीज बन जाती है तो वो फिर अंदरूनी बात नहीं रह जाती। हाँ, उनके अंदरूनी इख्तलाफात पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो ऑर्डर है उस पर तो हम बात करेंगे और वो हमारा फर्ज भी है और हक भी है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमें नहीं गॉसिप नहीं करनी चाहिए उनके। राइट हो गया सर, और यही वाली बात की गई है जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब। चाहिए कि वो भी तो ख्याल करें, वो भी तो ख्याल करें कि अगर हमारे सामने ऐसी बातें लाएंगे, मैं तो लिहाज करूंगा, मैं वकील हूँ, तो लिहाज नहीं, ठीक है, खुद करवानी भी तो है ना। राइट सर, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस ने ऑर्डर जारी नहीं किया तो सदर्न इलेक्शन की तारीख कैसे दी? इस चीज के ऊपर भी बात करते हैं, जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। गौहर साहब, ये जो बात स्टेटमेंट जो आई है जमाल मंदोखेल साहब की जानिब से, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब है कि जी जो ऑर्डर जारी नहीं किया, तो इसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि इसके ऊपर, यानी कि ऑर्डर अगर जारी ना हो तो उसके बगैर कोई आगे इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है?
देखिए, जमाल मंतखेल साहब का एक्चुअली जो इशारा था वो इस तरफ था कि हम जो 2 जज साहिबान ने ऑर्डर दिया था और हमने अपने ऑर्डर में ये कह दिया था कि हम जो बाकी 2 जज साहिबान हैं उनका मतलब था अतर मिनल्ला साहब और यही आफरीदी जी। साहब, उनके साथ हम एग्री करते हैं। तो उनका वर्शन ये है कि ये 4-3 से हम डिसमिस कर चुके हैं। लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेंस कि जिस वक्त इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम 2 जज साहिबान ने किया था कि हम रिक्यूज़ करते या हम वी लीव इट टू द चीफ जस्टिस टू डिसाइड, उसके बाद जो बेंच की कंस्टिट्यूशन हुई है वो 5 मेंबर की हुई है। ये चीफ जस्टिस साहब और बाकी जज साहबान ने भी कहा कि इस वक्त तो ये है कि हमारे सामने एक ऑर्डर है जिस पे सबके दस्तखत मौजूद हैं और इसके नीचे नहीं लिखा हुआ कि दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, बाय मेजॉरिटी हम ये फैसला करते। जब अगर हमने ये नहीं लिखा उसके कि दिस इज़ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, फिर उसकी ओपिनियन अगर आप उठा लो तो ये 3-2 का फैसला है। और इन एनी केस जज साहबान ने कहा कि ये हमारा तो इंटरप्रिटेशन हो रही है, यानी अभी ये इबहाम इतना ज्यादा है कि फैसला है कितने का, यानी कि कितने का फैसला है। फरीद साहब, मैंने अर्ज़ किया कि देखिए, लोग अपनी कंट्रोवर्सी जजेस के पास लेके जाते हैं बजाय इसके कि जजेस की कंट्रोवर्सी आवाम में आ जाए। वो नहीं होने चाहिए था। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हैदर साहब ने यही बात कही कि ये नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में तो ये है ना जी, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, मस्जिद हो, आपस में हो तो हम लड़ते ही रहते हैं। ये नहीं, जजेस साहिबान अपने अंदर तक ही रखें। लेकिन एज अ मैटर ऑफ लॉ जजमेंट आई, अब जैसे भी आई है, ये जजमेंट अगर पहले आ चुकी होती तो शायद इसका एक इम्पैक्ट होता। क्या सदर डेट दे सकते हैं, नहीं दे सकते थे, या उस वक्त ये अलग करते। बीच में से बड़ा अरसा होगा, यकम मार्च का तो ऑर्डर आया है, माइकम मार्च के बाद जज साहब फ़ौरन ऑर्डर कर देते, शॉर्ट ऑर्डर दे देते। उसने बड़े सारे एकेडमिक क्वेश्चन उठा लिए, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जब आपने एक ऑर्डर दे दिया और उसके परसून टू दैट सदर ने एक डेट दे दी है, इलेक्शन कमीशन ने भी उस पर अमल दरामद किया, शेड्यूल, अब तो सर्कमस्टांसेस ऑल टुगेदर चेंज हो गए। 22 तारीख के बाद 22 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं, इलेक्शन तो 90 डेज में लाजिम है, इसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं। ठीक है। अलबत्ता फॉर 3 रीजंस हम नहीं कर सकते, पर्सनल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, और फाइनेंसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ऑल टुगेदर एक न्यू सर्कमस्टांसेस को देख रही है और एक नया बेंच कंस्टिट्यूट हुआ है, लिहाजा तो वो तो ये बात भी कह रहे हैं ना कि जो तारीख आगे ले जाने के हवाले से उसमें जो आइन आपका है वो खामोश है। नहीं, खामोश आगे उसके लिए नहीं है। इस पे तो सबके राय है कि देखे, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये इसकी इंटरप्रिटेशन कर चुकी है कि ना लेटर देन 90 डेज आपने इलेक्शन करना है। हाँ, अगर कुछ ऐसे हालात हो जाए जिसमें मिनिमम भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि बेयर मिनिमम आप उसको प्रोलॉन्ग करना चाहे ताकि वो जो टाइम फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया, वो इलेक्शन एक्ट में दिया हुआ वो पूरा हो और इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, वो टाइम फ्रेम आप मीट करके इलेक्शन ज़रूर कराए। कि अगर आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट को तो आप नहीं रख सकते। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ही ने हुकूमत चलानी, तो फिर तो सारा कुछ स्टॉक हो जाएगा। तो इसलिए ये नहीं हो सकता कि आप क्यों में चलाते रहे और ये मफरूज़ा ले जाएं कि जी हालात ठीक नहीं है तो हम नहीं करेंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने आज भी ये ऑब्जर्व किया था कि आपको तो सिर्फ पैसे चाहिए और आपको सिक्योरिटी चाहिए, वो हम कल तक आपको अरेंज करा देंगे या जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। अच्छा, आपने जो बात की, मैं हैदर साहब आपसे इसका जवाब लूंगा। जरा फवाद चौधरी साहब ने आज इसी हवाले से एक बात कही है, मैं आपसे जरा उसका आपका एनालिसिस चाहूंगा। दिखाइए जी, फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं। कैसा मुल्क जिसके पास $10 मिलियन भी नहीं है अपना इलेक्शन करवाने के लिए, क्या उसे एटमी प्रोग्राम जो है वो उसको रखना चाहिए? कैसा? जी हैदर अली साहब, ये फवाद चौधरी साहब जो फरमा रहे हैं, क्या यानी क्या कहना चाहते हैं वो आखिर इसमें? देखें, वो उन्हें चाहिए कि वो एटमी प्रोग्राम के हवाले से ना बहुत आगे तक बढ़े। बेहतर ये था कि वो कहते कि अगर आप कह रहे हैं पैसे नहीं हैं तो आप जस्टिफाई करें कि इतने बजट पे, जब लैपटॉप स्कीम पे जो है इतने अरब जा रहे हैं तो आपके पास इतने अरब फिर इलेक्शन के लिए क्यों नहीं है, और सिक्योरिटी ना देने की बात जो है वो कैसे हो सकता है कि जो है वो इस तरह से की जाए जबकि हालात आज जो हैं वो बहुत बेहतर हैं। उस वक्त इस तरह करके दलाइल देते तो बेहतर था। वो कहना यही चाह रहे हैं कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स अफोर्ड कर सकते हैं, अगर हम न्यूक्लियर वेपन्स की रखवाली कर सकते हैं, अगर हमारे पास पैसे ही नहीं है तो ये ऐसा तो नहीं कि हमारे न्यूक्लियर वेपन सेफ नहीं है, कहीं उसको कोई बेच तो नहीं देगा। तो इस तरह की इंसिनुएशन नहीं करनी चाहिए उन्हें। यानी आप समझते हैं कि इट इज नॉट अ सेन, कोई सेन स्टेटमेंट नहीं है, मतलब वो ज्यादा ये गैर जिम्मेदारी वाली बात है। उन्हें चाहिए, बाकी बहुत दलाइल हैं इस हवाले से, उसका इस्तेमाल करते तो बेहतर था। तो हैदर साहब, अब इस सारी सूरत हाल का आपको हल क्या नजर आता है? यानी कि आप एनालाइज क्या करते हैं इसमें? कोई मिड सिचुएशन निकलेगी, कोई बातचीत होगी? यानी बातचीत के हवाले से भी मैंने ख्वाजा आसिफ साहब का एक जो वीडियो क्लिप है वो दिखाया, जिसमें वो कह रहे हैं जनाब कि तमाम पावर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको बैठना होगा और बातचीत सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होगी बल्कि कोई आउटकम भी निकलना चाहिए। आप कोई आउटकम निकलता हुआ आपको नजर आता है सर?
नहीं, मुझे नहीं आता। मैं सर, समझता पहली हूँ बात कि यह बहुत कि हार्ड सर पोजीशंस हैं। यासीन आजाद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर, हैदर साहब से जरा उनका एनालिसिस में ले जी, लूं सर। मैं कह जी रहा हूँ कि ठीक दोनों की बहुत हार्ड एंड ठीक है पोजीशंस हैं और ये पॉलिटिकल राइवलरी को दुश्मनी में ये बदल चुके हैं। और मेरे ख्याल से कि कहीं ना कहीं कोई इनको एक दूसरे से बचा ले मुल्क बचाने के लिए, वरना कुछ भी नहीं बचेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी इस वक्त कि जो भी थोड़ा ऊपर आ जाता है वो उसका मूड नहीं होता बात करने का। तो मुझे लगता है कि खान साहब ने तो एक नैरेटिव बनाया हुआ है कि मैं चोरों से बात नहीं करूंगा। फिर वो देखते हैं कि वो थोड़ी ज़रूरत थोड़ी पड़ती है, ज़ाहिर है मकबूलियत के साथ कबूलियत भी चाहिए, तो वो बात करने को तैयार होते हैं। तो हुकूमत कहती है अब तो हमारा टाइम है हुकूमती तौर पे इन पे असर्ट करने का, हम इनसे क्यों बात करें, हमने तो इन्हें ख़त्म करना है। तो दोनों साइड्स अभी तक मुझे कहीं से करीब नज़र नहीं आई हैं कि वो कोई बातचीत कर सकें। हो सकता है बैक चैनल पसे पर्दा कहीं ना कहीं बातचीत हो, ज़रूरी होगी वैसे, क्योंकि जो इस वक्त सिचुएशन है और हार्डन पोजीशंस हैं उसमें हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेज होती हैं, इतने तरीके होते हैं कि वो इलेक्शंस को डिले कर सकें, बावजूद इसके कि वो ऑर्डर हुआ है। तो कहीं ना कहीं मिडिल रोड निकालना खान साहब के लिए भी शायद ज़रूरी हो जाए और कोशिश यही होनी चाहिए। लेकिन ये जो मिडिल सोल्यूशन है, जो बात आपने की है, और जिस पावर जो स्टेक होल्डर एक है, यानी उनकी तरफ से तो अभी कुछ भी नहीं है, और खान साहब की कोशिश तो यही थी कि वो बीच में आए, लेकिन वहां से तो कोई रिस्पांस नहीं है। आपको लगता है कि उधर से कोई कोई मामला, कोई फैसिलिटेशन आपको होती हुई नजर आती है? नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रही। और खान साहब तो बल्कि कह रहे हैं कि वो मुलविस हैं, तो इसलिए मतलब वो तो अभी तक तो कोई, वो तो उनको ब्लेम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं मेरे राइवल्स को, उनका तो ये कहना है। तो अनलेस के वहाँ कोई स्टांस बदले, अभी तक तो नहीं बदला है। खान साहब ने बहुत प्रेशर डाला है, लेकिन इदारे पे कोई फर्क, इदारे की पॉलिसी पे मुझे कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा। और उसी तरह से अदलिया पे नून लीग ने बड़ा दबाव डाला है, लेकिन अभी तक अदलिया का भी पैटर्न वही नजर आता है। तो दोनों इदारों के बिहेवियर में अभी तक तो मुझे कोई फर्क नहीं नजर आया। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मामलात ऐसे ही चलते रहेंगे? नहीं, ऐसे चल पाएंगे नहीं, लेकिन मामलात अभी कुछ अरसे आगे ऐसे ही चलेंगे जब तक कि कोई एक के ऊपर हावी ना हो जाए। राइट। यासीन आजाद साहब, सर आप इसको कैसे देखते हैं सर? यानी बात अगर अदलिया की आती है, मुकन्नना की आती है, मईशत की है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है, यानी ये सारे मामलात ऐसे हैं जो कि एक एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। आपको कोई सोल्यूशन नजर आता है सर इसमें? देखिए सर, मेरे नज़दीक इसका बेहतरीन हल पार्लियामेंट का इदारा है, और पार्लियामेंट के अंदर हमारे तमाम पॉलिटिशियन बैठकर अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पार्लियामेंट अपना वो रोल प्ले नहीं कर रही जो पार्लियामेंट को अदा करना चाहिए। अब हमारे आइन के अंदर सब इदारों की आइनी हदूद मुकर्रर की गई हैं, और तमाम इदारे अगर अपनी आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करें तो मामला बेहतर हो सकते हैं। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन है, मेरे नज़दीक आप देख रहे हैं कि जज साहिबान बुरी तरह से डिवाइड हैं, और ये डिवीज़न अब ओपनली आ गई। और जिस तरह अभी आपने पहले कहा कि मंदोखिल साहब ने कहा कि ये हमारा ज़ाती मामला है, जब आपने जजमेंट दे दिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पे डिटेल आ गई, हर चीज़ का मामला डिटेल से आ गया, तो वो फिर आपके चैम्बर का मामला नहीं रह जाता, वो फिर पब्लिक का मसला हो जाता है। चूँकि पाकिस्तान के तमाम 22 करोड़ आवाम को ये पता चला कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के दरमियान शदीद तरीन इख्तलाफात हैं। अब इस मसले का हल ये है, जिस तरह 4 और 3 फिर 3 और 2 की ये बहस है, ये इतना संगीन मामला है कि इसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को फुल कोर्ट को बनाना चाहिए, और इस मामले को जो इस वक्त उनके सामने है उनको टेकअप करना चाहिए, और मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए। सर फुल कोर्ट से मामला हल हो जाएगा? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो फुल कोर्ट अगर यूनानिमसली कोई जजमेंट देता है तो एक जजेस के दरमियान जो यूनिटी किसी हद तक ब्रेक है, जिससे इदारे की डिग्निटी को नुकसान पहुंच रहा है, वो भी हो जाएगा। और बहुत सारे लोग जो बाज़ जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, जिस तरह 63A का जजमेंट है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया कि 25 वोट जो डाले गए हैं वो काउंट नहीं हो गए। 63 के अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो भी आइन को रीराइट करने की कोशिश थी। उस वक्त भी हमारा डिमांड ये था कि हम जितने सबका वाइस प्रेसिडेंट थे सुप्रीम कोर्ट बार के, हम बाकायदा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के साथ गए
और हमने उनसे डिमांड किया था कि फुल कोड बनाएं। अगर उस वक्त फुल कोड बनाया होता तो वो जिम्मेदारी फुल कोड पे आती, लेकिन उस वक्त भी हमारी बात को नहीं सुना गया। अब जो सूरत हाल है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की, जब तक 13 के 13 जजेस, चूंकि 2 को ने तो खुद रिफ्यूज कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 13 जज बचते हैं, इन 13 जज की फुल कोर्ट बनाएं और फुल कोर्ट बना के इन तमाम मामला को हल करें, फिर हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। वरना तबाही और बर्बादी जो है ना, इसके अलावा मुझे कोई चीज नजर नहीं आती। गौर साहब, योर लास्ट कमेंट सर। फुल कोड की तजवीज़ है सर यासीन आज़ाद, और यही वजीर कानून आज़म जी तारण साहब भी कह रहे हैं कि फुल कोड बनाया जाए। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल पॉलिटिकल पर्पस के लिए कह रहे हैं। कोई जो फुल कोर्ट है उससे मसाइल हल नहीं होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन देती है, कोई डिवीजन कम नहीं होगी, और पार्लियामान ये समझती है कि वो डिसीजन में कोई कानूनी सुकम है, तो लॉ मौजूद है। आप आइन के मुताबिक जिसके पास मेजॉरिटी, आप उस डिसीजन को ओवर रूल करें, सुप्रीम कोर्ट को मैसेज जाएगा आपका ये डिसीजन गलत था, ओवर रूल हो गया, वी बैक टू स्क्वायर वन, वो वहाँ से चला। ये चूंकि पॉलिटिकली वीक है, पॉलिटिकली नहीं है, ये लेजिस्लेशन पे इनके पास कंसेंसस नहीं हो सकते, इनका रास्ता सर। लेकिन लेजिस्लेशन तो पार्लियामान ही करेगी ना सर। एक मुख्तसर सा, अगर फुल कोर्ट इस वक्त इस केस के लिए बैठ जाए तो उसका 63A से क्या असर है? 63A ना पास्ट, असम्बली डिज़ॉल्व हो गई, सब कुछ ख़त्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया कि अगर आप मेरी टिकट से मुंतखब हुए हैं तो आप मेरे खिलाफ किसी और को वोट ना दें, और अगर आप वोट दें उसको काउंट ना करें। ये पहले भी प्रोविजन मौजूद थी, 96 आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये मौजूद थी। ये 8वीं तरमीम में जो है ना आइन से निकाला तो गया। आप समझते हैं कि फुल कोर्ट ने इसी तरह से मामला चलना चाहिए? फुल कोर्ट नहीं, मैं ये कहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंचेस बनते हैं वो डिसाइड करे। जजेस में इख्तिलाफ आता ही रहता है, जो जज मेजॉरिटी में आते हैं उसी तरीके से करे, कोई फुल बोर्ड की जरूरत नहीं है। और यही रीजन है कि 25 सालों में कोई फुल कोर्ट नहीं बना। चले, बहुत शुक्रिया आपका गौर साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे। यासीन आजाद साहब सर, थैंक यू सो मच। हैदर वहीद साहब मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जरा डिस्कस कर लेंगे कोई बलूचिस्तान के हवाले से बड़ा अहम मामला है, डेवलपमेंट, और इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी शाहिद रिंद। उनसे बात करते हैं, ना सिर्फ मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर उनका तजिया लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात है कि मुसल्लह अफवाज बलूचिस्तान की तरक्की के अमल में पेश है और क्या तरक्याती काम हुए ये आज हमें बताएंगे। शाहिद रिंद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, मौजूदा सूरत हाल पे सियासी मंजरनामे पे हो क्या रहा है? सियासी मंजरनामे पे फरीद, मेरी मालूमात के मुताबिक 2 से 3 रोज़ कबल जब ये पटिशन फाइल हुई PTI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में, और जैसे ही बेंच तश्कील दिया गया उसके बाद जो इत्तेहादी हुकूमत की बिग 3 हैं, PMLN, पीपल्स पार्टी एंड जमीयत उलमा इस्लाम, उन्होंने फिर कुछ फैसले किए और वो फैसले हमें पार्लियामान में कानून साजी की सूरत में नज़र आए। और उन्होंने जो अपना प्लान ABC तश्कील दिया था, उस प्लान के मुताबिक आज का दिन उनके लिए अदलिया में भी और पार्लियामेंट में भी विन विन सिचुएशन पर आए। आज उन्हें अदालत से जो कानून साजी उन्होंने तय की है उसके लिए उन्हें जो एक, जिसे कहते हैं, आप कह सकते हैं कि फ्री हिट या गोल्डन बॉल मिली जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का जजमेंट। तो उन्होंने उस बॉल पे जाके हिट किया है जहां पर आपकी तमाम बार काउंसिल्स ये मुतालबात कर रही थी। आप देखें अभी तक कोई रिटेलिएशन इस लेजिस्लेशन मामले पे की तरफ से तो नहीं, मामला इसी तरह से चलेगा या कुछ सोल्यूशन आपको नजर आता है? वेरी शॉर्ट बताएं ताकि फिर हम अगले इसके ऊपर। मामले का सोल्यूशन इस वक्त फुल कोर्ट में भी नहीं निकलेगा। फुल कोर्ट में भी अब भी कह रहा हूं, फुल कोर्ट में जाने के बाद भी एक फरीक नाराज होगा, एक मुतमईन होगा। चले, इसके ऊपर आपकी इस बात के ऊपर मैं मजीद आगे चलेंगे और इसके ऊपर आपका तजिया लेंगे और अगले आइंदे के प्रोग्राम में रखेंगे इसको। ये जो बलूचिस्तान की तरक्की का जो अमल है और उसकी क्या क्या चीजें ऐसी हुई हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारा बलूचिस्तान का। फरीद देखें, आपने जहां से बात को शुरू किया मैं उसको कहीं और से शुरू करना चाहूँगा। 3 रोज़ कबल वज़ीर आला बलूचिस्तान कुद्दूस बिज़ंजो का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने सारा मुद्दा डाला कि जी वफाक ने इस साल हमें तकरीबन अब तक जो है सिर्फ 31 अरब रुपए फराहम किए हैं, जो कि पता नहीं कितने % बनते हैं और ये कम है। उन्होंने एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया। प्रॉब्लम यह है कि 7th NFC अवार्ड से पहले अगर बलूचिस्तान से ये बात होती थी तो उसे तस्लीम किया जा सकता था और उसके फिगर्स होते थे, लेकिन 7th NFC अवार्ड के बाद 1300 से 1500 अरब रुपया बलूचिस्तान गया है 2010 ऑनवर्ड्स। मेरे पास जो इस वक्त एदाद-ओ-शुमार हैं, अगर हम उन एदाद-ओ-शुमार को देखते हैं 2003 से 8 जब NFC अवार्ड नहीं आया था,
बलूचिस्तान में एक आदमी पर कैपिटा पे जो डेवलपमेंट पे पैसे खर्च हो रहे थे वो थे 5,675 रुपए, 5,675। 2009 से 13 14,393, 2014 से 18 27,573, 2019 से 23 30,027। तो इसमें तो इजाफा ही हुआ है। अब सुने, ये सिर्फ इजाफा नहीं है, अगर इसी तरह आप इन 5 सालों का कंपैरिजन देखते हैं, पंजाब लार्जेस्ट प्रोविंस, पहले साल में 1,800 रुपए, फिर 6,000, फिर 11,000, 15,000। इसको अगर आप रेशो निकालते हैं, पंजाब रिटेन्स 1.6 टाइम्स लेस पर कैपिटा बजट देन बलूचिस्तान। सिंध रिटेन्स 1.4 टाइम्स लेस पर कैपिटा बजट देन बलूचिस्तान। केपी 1.6। ये एदादो शुमार हैं 2003 से लेके 2023 तक के। बलूचिस्तान की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, बलूचिस्तान की डेवलपमेंट ना होने की अब जिम्मेदारी आप इस्लामाबाद पर आयद नहीं कर सकते, ये मैं काफ़ी अरसे से कहता हूँ। अब आप लाहौर या सिंध, कराची, किसी को जिम्मेदार, अब जो इस डेवलपमेंट के ना होने की वजूहात हैं उसकी जिम्मेदारी ज़रगून रोड पर बैठी जो बलूचिस्तान हुकूमत है, और इस वक्त तो इतनी आइडियल हुकूमत है कि जिसे मैं कौमी हुकूमत कह सकता हूँ। वहाँ पीटीआई भी गवर्नमेंट का हिस्सा है, पीडीएम की जमातें कुछ फ्रेंडली और कुछ ओपनली गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो इस वक्त वहां पे कोई ऐसा नहीं है जो अपोजिशन। तो बलूचिस्तान के अवाम को ये जानना जरूरी है कि उनकी तरक्की के राह में रुकावट है कौन। हाँ, दूसरी बात, अच्छा इस वक्त जो तकरीबन 300 समथिंग बिलियंस का जो इनका डेवलपमेंट बजट है, ये है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, उसके अलावा फेडरल अलग है। इससे हटकर बलूचिस्तान में पाकिस्तान आर्मी के ताउन से जो काम हो रहे हैं, जिनमें आपका कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, जो मुत्तहिदा अरब इमारात के ताउन से आर्मी की रिक्वेस्ट पर बनाया गया है क्वेटा में, इसके अलावा पंजगूर में काम हो रहा है। इसके अलावा जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको छोड़ दें, साउथ बलूचिस्तान का जो आपका पैकेज है उसमें 1500 किलोमीटर शाहराहें बननी है, पूरे जो आपका बलूचिस्तान का साउथ का इलाका है वहां पर। ये वो चीज़ें हैं जो आपकी फेडरल या प्रोविंशियल पीएसडीपी से अलग हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसको अगर बलूचिस्तान में डेवलपमेंट के पहिए को ठीक करना है, चलाना है डेवलपमेंट के पहिए को, तो एक चीज़ याद रखिए कि बैड गवर्नेंस और करप्शन जो ज़रगून रोड पर है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो ये कौन ख़त्म करेगा? ये जिम्मेदारी ज़रगून रोड पर बैठे वज़ीर आला और गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी की है। ये जिम्मेदारी अब इस्लामाबाद की, कराची की नहीं है। 2010 7th NFC अवार्ड के बाद मैंने आपको बताया कि 1500 अरब रुपए आए हैं, लेकिन 2010 से लेकर 23 तक आपके पास बलूचिस्तान में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे क्लेम कर सके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ये हमारा मेगा प्रोजेक्ट। तो ये क्यों नहीं हो सके? यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकी, यानी एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर सकी? कोई रीजन है? प्रॉब्लम यह है, जो मुझे लगता है, आपका जो मुंतखब नुमाइंदा आता है वो मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं सोचता। वो छोटी छोटी स्कीमात करते हैं, फज स्कीमात होती हैं जिनका आपको कागज़ों में तो पैसा जाते हुए नज़र आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2010 ऑनवर्ड्स 1500 अरब रुपया बलूचिस्तान गया है, लेकिन अगर आप तलाश करने निकलें तो तुर्बत में फिर भी आपको 2.5-3 अरब का काम नज़र आता है। उसके अलावा बाकी रेस्ट बलूचिस्तान में आपको काम नज़र नहीं आता। अभी कुछ दिन कबल वज़ीर आला ने कहा कि जी हमने बजट का तकरीबन 30-35% ग्वादर के लिए रखा है। बहुत अच्छी बात है, रखा है। अल्लाह करे कि अगली बार जब गर्मियां आएंगी तो ग्वादर के लोग पानी के लिए ना तरस रहे हों। ग्वादर के लोगों की जो बिजली की मसाइल हैं, अच्छा बिजली के हवाले से जो मैं आपको बता रहा था, 12% से इस वक्त तकरीबन 57% बलूचिस्तान को बिजली के नेटवर्क से कनेक्ट राइट हो गया। शायद ये सब पैसा आया जरूर है, लेकिन बैड जमीन पर नहीं है एंड करप्शन की नजर वो हो गया है, वहां के अवाम की तरक्की के ऊपर बढ़ने लगा। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब, ये बहुत आई ओपनिंग चीजें थी और यकीनी तौर के ऊपर इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए बलूचिस्तान के अवाम को कि उनके लिए पैसा तो है लेकिन वो उन पर खर्च नहीं हो रहा है। वो क्यों नहीं हो रहा, उसकी वजूहात हमने यहाँ पे बयान करनी है अपने इस प्रोग्राम में। शाहिद साहब का तजिया था, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद साहब। प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।